लामिया का चेहरा अचानक भयानक आकार में बदलने लगता है। पेतनी गुस्से में आग बबूला हो जाती है। इस वीडियो में मैं बांग्लादेशी हॉरर सीरीज पेट कटा शॉ को कवर करूंगा, जिसमें 4 छोटे छोटे एपिसोड हैं। कहानी की शुरुआत एक आदमी से होती है जो अपने अपार्टमेंट की ओर ताजा मछली लेकर जा रहा होता है। इसी दौरान ठीक उसके पीछे एक डरावना हाथ मछली से टपकते पानी को छकते हुए दिखता है। हसन घर आकर अपने दोस्त सफाई के लिए चाय बनाता है। साथ ही वह अपनी नानी और मां के बारे में बातें करता है। उसकी नानी हमेशा उसे मुसीबतों से दूर रहने को कहती थी, जबकि उसकी मां हमेशा उसे मुसीबतों का डटकर सामना करने की सीख देती थी। जैसे ही चाय बन जाती है, हसन अपने दोस्त सफाई को आवाज लगाता है, लेकिन तभी उसे झटका लगता है। सफाई की लाश जमीन पर पड़ी होती है और सोफे पर एक भयानक भूतनी बैठी होती है। इस पेतनी के लंबे बाल थे, नुकीले नाखून थे और उसका शरीर सफेद कपड़े से ढका हुआ था। लेकिन सबसे डरावनी बात, उसके पैर उल्टे थे। हसन यह सब देखकर सदमे में आ जाता है, लेकिन जल्द ही उसे समझ आ जाता है कि सफाई की मौत इसलिए हुई क्योंकि उसने पेतनी से पीठ दिखाकर भागने की कोशिश की थी। अगर हसन भी भागने की कोशिश करता तो उसका भी वही हाल होता। तभी उसे अपनी मां की बातें याद आती हैं। मुसीबत का सामना करना ही सबसे सही तरीका है। हसन धीरे धीरे पेतनी के पास जाता है और उसकी आंखों में आंखें डालकर देखता है, लेकिन फिर अचानक पेतनी हसन की गोल्ड फिश को कच्चा ही निगल जाती है। अब हसन के पास कोई और रास्ता नहीं था, बाहर भी नहीं जा सकता था और मदद के लिए पुकारने पर भी कोई नहीं आता। वह एक योजना बनाता है, पेतनी को मछली खिलाकर भागने का। हसन किचन में जाता है और बड़े फिश पीस काटने लगता है। हसन बिना देखे मछली काट रहा था क्योंकि उसे पेतनी से नजरें नहीं हटानी थी। जैसे तैसे वह एक टुकड़ा काटकर उल्टी प्लेट में पेतनी के सामने रख देता और चुपचाप अपना फोन उठाने के लिए किनारे खिसकता है। लेकिन तभी पेतनी गुस्से में आग बबूला हो जाती है। फिश कच्ची थी या शायद खून की गंध ने उसे गुस्से में ला दिया। वह मछली को दूर फेंक देती है। हसन का भागने का प्लान नाकाम हो जाता है। अब वह एक और तरकीब लगाता है, फिश को पकाकर पेश करने की। लेकिन दिक्कत यह थी कि उसे हर समय पेतनी को देखना पड़ रहा था। इसी कोशिश में उसकी उंगली कट जाती है। जैसे ही इंसानी खून की गंध हवा में फैलती है, पेतनी पागल हो जाती है और हसन की तरफ बढ़ने लगती है। लेकिन आखिरी पल पर हसन अपनी उंगली मसाले में डुबो देता है, जिससे खून की महक खत्म हो जाती है। पेतनी इस बार तो शांत हो गई, लेकिन हसन को पता था कि यह सिर्फ अस्थाई हल था। वह तुरंत एक और चाल चलता है। वह सफाई की लाश को पेतनी के सामने बिठा देता है और उसकी आंखों पर टेप चिपका देता है ताकि ऐसा लगे कि सफाई उसे घूर रहा है। हसन ने फिश के टुकड़े को पेतनी के सामने रख दिया और धीरे धीरे पीछे हटने लगा। पेतनी ने मछली को देखा और अपने मुंह से काले रंग का एक गाढ़ा तरल निकालकर उस पर डाल दिया। इसके बाद वह बेहद घिनौने तरीके से मछली को खाने लगी। हसन ने इस मौके का फायदा उठाया और दरवाजे की तरफ बढ़ा, लेकिन तभी सफाई की लाश जमीन पर धड़ाम से गिर गई, जिससे पेतनी का ध्यान भटक गया। हसन का बचने का मौका लगभग खत्म हो गया था। सीन कट होता है और हम पाते हैं कि हसन एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स को यह कहानी सुना रहा था। वे उत्सुकता से पूछते हैं, आगे क्या हुआ? तुम वहां से कैसे भागे? सीन फिर वापस कहानी में जाता है। हसन ने दरवाजा खोल लिया था, लेकिन उसने उसे फिर से बंद कर दिया। ऐसा लग रहा था मानो वह पेतनी को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। उधर पेतनी हसन की फिश खाकर इतनी संतुष्ट हो गई थी कि वह उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। हसन और पेतनी के बीच एक अजीब सा जुड़ाव बन चुका था, मानो दोनों ने एक दूसरे को स्वीकार कर लिया हो। लेकिन यह हिस्सा हसन अपने दोस्तों को नहीं बताता। वह सिर्फ इतना कहता है, कहानी बाद में सुन लेना, पहले खाना खा लो, मेरी पत्नी ने तुम सबके लिए फिश करी बनाई है। दोस्त चौंक जाते हैं। पत्नी? जी हां, हसन सिर्फ पेतनी से बचा ही नहीं, बल्कि उसने उससे शादी भी कर ली। अब दोनों साथ रहते हैं। पेतनी कभी कभी ट्रैवलर्स और अजनबियों का शिकार करती है और हसन भी इसमें उसका साथ देता है। अब बढ़ते हैं अगली कहानी की तरफ, जिसका नाम है मिस्टी कीचू, यानी कुछ मीठा।
कहानी की शुरुआत में हम महमूद नाम के एक आदमी को अपनी स्वीट शॉप की सफाई करते हुए देखते हैं। रात काफी हो चुकी थी और उसने दुकान का शटर आधा बंद रखा था। तभी बाहर कोई दरवाजे पर दस्तक देता है। महमूद बाहर देखने जाता है। वहां एक महिला खड़ी होती है जो उसे चेतावनी देती है कि रात के समय मिठाई की दुकानों में जिन आ सकते हैं। महमूद इस पर यकीन नहीं करता, लेकिन हम समझ पाते हैं कि उसे भूलने की बीमारी थी। वह छोटी छोटी बातें भी याद नहीं रख पाता था। इस बीमारी की वजह से उसकी बीवी अंतरा के साथ तनाव भी चल रहा था। अगली रात महमूद फिर से दुकान बंद करने की तैयारी कर रहा होता है, लेकिन फिर से दस्तक होती है। इस बार एक बूढ़ा आदमी जो लंगड़ा कर चल रहा था जबरदस्ती दुकान के अंदर आ जाता है। जैसे ही वह दुकान में आता है, वह महमूद को बताता है कि वह असल में एक जिन्न है। जिन्न अपनी पहचान साबित करने के लिए अपना रूप बदलने लगता है। वह कभी छोटी बच्ची बन जाता, कभी खूबसूरत औरत और कभी खुद महमूद। महमूद बुरी तरह डर जाता है और घबरा कर जिनसे कहता है, जो मिठाई चाहिए ले लो और यहां से चले जाओ। लेकिन जिन पूछता है, इन मिठाइयों की कितनी कीमत हुई? महमूद जवाब देता है, मुझे याद नहीं। अब जिन को महमूद की भूलने की बीमारी पर दया आ जाती है। जिन महमूद को एक विश इच्छा मांगने का मौका देता है। महमूद अपनी आंखें बंद करता है और एक इच्छा मांगता है। अगले सीन में महमूद अपने घर जाता है और अपनी बीवी अंतरा से मिलता है। लेकिन इस बार वह पूरे आत्मविश्वास के साथ उनकी पहली मुलाकात की यादें दोहराने लगता है। हमें एहसास होता है कि महमूद ने विश में अपनी बीवी के साथ पहली मुलाकात की याद मांगी थी। अंतरा उसे देखती है और पूछती है, अच्छा, तो क्या तुम्हें यह भी याद है कि मेरे शॉल पर कितने फूल थे? अगर आपको यह स्टोरीज पसंद आई तो मैं और भी इस तरह की कहानियां लाता रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। महमूद को शॉकिंगली यह भी याद था, जो कि 34 था। इस बात से अंतरा इंप्रेस हो जाती है और अगले दिन वही शॉल निकालकर उस पर बने फूलों को गिनती है, जो कि बिल्कुल 34 ही थे। अंतरा को लगता है कि अब उसका हस्बैंड ठीक होने लगा है। उधर दुकान में महमूद एक लड़के से कहता है कि पहले की मिठाइयों के पैसे चुका दो, वरना नई मिठाइयां नहीं मिलेंगी। लड़का कहता है कि कोई गवाह है क्या कि उसने मिठाई ली थी? इस पर महमूद उसे उस दिन का पूरा हाल सुना देता है कि वह कब आया था, क्या किया था। इससे यह साफ हो जाता है कि पहले लोग महमूद को बुद्धू बनाकर मिठाइयां ले जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। धीरे धीरे महमूद की दुकान में भीड़ बढ़ने लगती है। लोग उससे पास्ट में हुई घटनाओं के बारे में पूछते हैं, जैसे क्रिकेट के सवाल और जनरल नॉलेज से जुड़े प्रश्न। महमूद हर सवाल का जवाब देता है, लेकिन एक शर्त पर। जो भी पूछेगा उसे दुकान से 2 किलो मिठाई लेनी पड़ेगी। इस तरह उसकी मिठाइयों की बिक्री बहुत बढ़ जाती है और वह खुद को ज्ञानी समझने लगता है। एक रात महमूद और जिन आपस में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। जिन महमूद से पूछता है कि आज कौन सी मिठाई खिलाओगे? महमूद उसे दुकान से जाने के लिए कह देता है, क्योंकि आज दुकान में मिठाइयां खत्म हो गई थी। महमूद बार बार जिन को भाई भाई कह रहा था, जिससे जिन को गुस्सा आ जाता है। वह कहता है कि पहले दिन तुम मुझे सर बुलाते थे और आज भाई कह रहे हो। जिन उसे याद दिलाता है कि उसी के वरदान की वजह से ही महमूद को सब याद है, तो उसे इतना इतराना नहीं चाहिए। लेकिन महमूद फिर भी नहीं मानता और कहता है कि उसने जिनसे वरदान नहीं मांगा था, बल्कि जिन ने खुद दिया था। और दिया भी तो क्या, ये छोटी सी चीज देना ही था तो कुछ और बड़ा दे देते। यह सब सुनकर जिन समझ जाता है कि महमूद अब घमंडी हो गया है। जिन यह भी कहता है कि उसने भी अपनी जिंदगी में घमंड किया था, जिसकी वजह से वह अब यह हालत में है। घर आकर महमूद आधी रात को अपनी पत्नी अंतरा से पूछता है कि वह उसे उस गाने के बोल बताए जो उसके दिमाग में चल रहे हैं। असल में अब महमूद को सब कुछ याद आ गया था, लेकिन गाने के बोल याद नहीं आ रहे थे। अंतरा उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती, तो महमूद उस पर आरोप लगाने लगता है कि जब उनका फैमिली डॉक्टर घर आता है तो वह उसके लिए सजती संवरती है। इस तरह वह अंतरा पर चीटिंग का इल्जाम लगाने लगता है। धीरे धीरे महमूद को अपने बचपन से जुड़ी सारी बातें याद आने लगती हैं।
यहां तक कि वह यह भी महसूस करता है कि वह अपनी मां के गर्भ से कैसे पैदा हुआ था। और यह साफ हो जाता है कि महमूद पुरानी बातें याद करते करते पागल हो चुका था। इस दौरान खिड़की से जिन महमूद की इस हालत को देखकर मुस्कुरा रहा था। अगली सुबह पता चलता है कि रात को महमूद अपनी मां के पास गया था और उनसे वही गाना सुनाने की जिद कर रहा था जो वे उसे बचपन में सुनाया करती थी। डॉक्टर अंतरा और उसकी सास से महमूद की भूलने की बीमारी के बारे में चर्चा करता है, लेकिन उसकी सास का मानना है कि यह जिन का ही किया धरा है। अंतरा को पहले ही महमूद और जिन की मुलाकात की कहानी पता थी। जब उसकी सास को पता चलता है कि यह जिन अपाहिज है, तो वह बताती है कि यह कोई आम जिन नहीं बल्कि इब्लिस है, जो कि सभी जिनों का बादशाह है। इस्लामिक मान्यताओं में इब्लिस वही है जिसे ईसाई धर्म में लूसीफर कहा जाता है। यह सुनते ही अंतरा घबराकर महमूद की दुकान की ओर दौड़ पड़ती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। महमूद अब जीवित नहीं था। पागलपन की अवस्था में उसने एक ब्रह्मांड की तस्वीर बनाई थी, जिससे यह समझ आता है कि इब्लिस ने उसे इतना बड़ा वरदान दे दिया था कि उसे सिर्फ अपने बचपन की ही नहीं बल्कि पूरे सृष्टि की हर चीज का ज्ञान हो गया था। यह ज्ञान इतना भारी था कि उसे सहन नहीं कर सका और उसकी जान चली गई। अगले दृश्य में महमूद की अंतिम क्रिया का दृश्य दिखाया जाता है, जहां अंतरा और उसकी सास आपस में चर्चा कर रही होती हैं कि उन्होंने हमेशा महमूद को उसके भूलने की बीमारी के लिए कोसा, लेकिन अब वही महमूद उनके लिए सिर्फ एक याद बनकर रह गया था। वे चाहती थीं कि वे इस दर्द को भूल जाएं। क्लाइमैक्स में इब्लिस अंतरा के पास आकर बैठता है और उसे एक प्रस्ताव देता है। अगर उसे कुछ भूलना है तो वह उसकी मदद कर सकता है। यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। इस एपिसोड में महमूद और इब्लिस की कहानी सामने आती है। शुरुआत में इब्लिस ने उसे एक वरदान दिया था, लेकिन जब महमूद को अपने ज्ञान का घमंड होने लगा तो इब्लिस ने उसी वरदान को और बढ़ा दिया। नतीजा यह हुआ कि महमूद इस बोझ को सहन नहीं कर पाया और उसकी जान चली गई। अब बढ़ते हैं तीसरी कहानी की तरफ। इस एपिसोड की शुरुआत एक कपल से होती है जो किसी सुनसान इलाके में भटक गए थे। लड़की लड़के का फोन लेती है और उसमें कुछ ऐसा देखती है जिससे उसका मूड ऑफ हो जाता है। शायद वह उसे धोखा देते हुए पकड़ लेती है। हालांकि वह उसे छोड़ना नहीं चाहती, फिर भी वह गुस्से में एक नदी पार करके एक छोटी सी बस्ती में पहुंच जाती है। लड़का सफाई देने की कोशिश करता है कि जो भी उसने देखा या सुना वह सिर्फ एक कहानी थी, लेकिन लड़की जवाब देती है कि हर कहानी में कुछ न कुछ सच्चाई तो होती ही है। अब दोनों नदी के किनारे पहुंचते हैं, जहां एक उल्टी पड़ी नाव दिखाई देती है। वहां कुछ लोग मौजूद होते हैं जो उन्हें चाय ऑफर करते हैं। वे किसी को फोन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लड़की के फोन की बैटरी खत्म हो चुकी थी और गुस्से में लड़के ने पहले ही अपना फोन पानी में फेंक दिया था। तभी अचानक एक बूढ़ी औरत उनके पीछे आ जाती है और कहती है कि यह वही गांव है जहां से बंगाली संस्कृति के कई अंधविश्वासों की उत्पत्ति हुई है। अब वह एक एक करके गांव की कहानियां सुनाने लगती है। पहली कहानी, गांव में एक बेहद खूबसूरत लड़की रहती थी जो एक बेहतरीन डांसर थी। वह हमेशा लाल रंग के कपड़े पहनती थी और उसका डांस पूरे गांव को बहुत पसंद था। लेकिन उसकी बढ़ती प्रसिद्धि से लोग जलने लगे और एक दिन किसी ने उसे मार दिया। जब उसकी लाश मिली तो उसके सिर के पास एक कंघी रखी हुई थी। तब से गांव में यह अंधविश्वास फैल गया कि अगर किसी घर में कंघी गिरी हुई मिलती है तो इसका मतलब है कि जल्द ही वहां कोई मेहमान आने वाला है। इस तरह से अंधविश्वास जन्म लेते हैं, घटनाएं होती हैं और लोग उन्हें अपने हिसाब से बदलकर सुना देते हैं। दूसरी कहानी, गांव में एक बूढ़ा आदमी था जो शादी करना चाहता था। उसने एक नहीं बल्कि 2 15 साल की लड़कियों से शादी कर ली। दोनों पत्नियां हर दिन घर में झगड़ती रहती थीं, जिससे वह बहुत परेशान हो गया। आखिरकार उसने फैसला किया कि दोनों के बीच खाना बनाने की प्रतियोगिता होगी। जो पत्नी बेहतर खाना बनाएगी वही घर में रहेगी और दूसरी को घर छोड़ना पड़ेगा। दोनों पत्नियां बहुत मेहनत से खाना बनाती हैं और रात में बूढ़ा आदमी आता है। वो पहली पत्नी का खाना खाकर फैसला करता है कि वही घर में रहेगी
और दूसरी को घर से निकाल दिया जाएगा। लेकिन यह बहुत अन्यायपूर्ण था, इसलिए दोनों पत्नियों ने मिलकर उस बूढ़े आदमी को पकड़ लिया, उसे रस्सियों से बांध दिया और नदी में फेंक दिया। तब से यह अंधविश्वास फैल गया कि अगर कोई भी खाना खाते समय सिर्फ एक ही निवाला लेगा तो वह पानी में गिर जाएगा। इसी वजह से बंगाली संस्कृति में कहा जाता है कि भोजन को कम से कम 2 बार छका जाना चाहिए। तीसरी कहानी, गांव में एक चोर था जो हर रात फलों और सब्जियों की चोरी करता था। लेकिन एक दिन गांव वालों ने उसे पकड़ लिया। मारने पीटने के बजाय उन्होंने उसे एक अलग सजा दी, उसे जबरदस्ती फल खिलाए जाने लगे। धीरे धीरे यह सजा इतनी बढ़ गई कि उसे पूरे फल को बिना चबाए निगलने के लिए मजबूर किया गया। चोर गिड़गिड़ाने लगा कि वह अपने बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए चोरी करता था। लेकिन जब उसके परिवार को बुलाया गया तो उन्होंने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। आखिरकार चोर फलों को निगलते निगलते मर गया और उसके पेट में फलों के बीज अंकुरित हो गए। तब से यह अंधविश्वास फैल गया कि अगर कोई फल का बीज निगल ले तो उसके पेट में पेड़ उग सकता है। तीनों कहानियां दर्शाती हैं कि कैसे समाज में छोटे छोटे किस्से समय के साथ बदलकर अंधविश्वास बन जाते हैं। किसी की हत्या को कंघी गिरने पर मेहमान आने से जोड़ा गया। एक बूढ़े आदमी की कहानी से खाने का पहला निवाला पानी में गिरने का अंधविश्वास बना और एक चोर की मौत से बीज निगलने से पेड़ उगने की धारणा फैली। यह एपिसोड हमें यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि कई बार जो बातें हमें सच लगती हैं वे असल में सदियों से बदली और गढ़ी गई कहानियां नहीं होती हैं। अब कहानी के प्रेजेंट टाइम में रात हो चुकी थी। लड़का गांव की तरफ चार्जर की दुकान ढूंढने के लिए निकलता है। रास्ते में एक बूढ़ी औरत उसे रोककर चेतावनी देती है, रात को खुले बालों में मत जाना। लड़का हंसते हुए जवाब देता है, अरे ये अंधविश्वास तो लड़कियों के लिए होता है, और वह अपनी राह चला जाता है। अब हम चलते हैं तीसरी और फाइनल कहानी की तरफ, जो एक छोटे लड़के की थी। उसी गांव में एक छोटा लड़का रहता था। वह था तो लड़का, लेकिन उसे लड़कियों की तरह सजने संवरने का बहुत शौक था। बचपन से ही वह साड़ी पहनता था और लिपस्टिक भी लगाया करता था। इस कहानी के कई अलग अलग वर्जन्स प्रचलित हैं। कुछ लोग कहते हैं कि एक दिन उसके पिता ने उसे सजा दी, जिसके बाद वह पूरी जिंदगी अपने कमरे में ही बंद रहा और कभी बाहर नहीं निकला। कुछ का मानना है कि वह रात में गांव वालों के फलों और सब्जियों की चोरी करता था, जैसा कि हमने तीसरी कहानी में सुना। एक अन्य कहानी यह भी कहती है कि उसके पिता ने उसे मारा पीटा नहीं, बल्कि कहा, अगर तुम्हें लड़की बनने का शौक है तो मैं आज ही तुम्हारी शादी करा देता हूं। फिर उसे गांव के एक बूढ़े आदमी की दूसरी पत्नी बनाकर ब्याह दिया गया। एक और कहानी में कहा जाता है कि वह लड़का घर से भाग गया और बाद में डांसर बन गया, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। असल में उस रात उसकी मां जाग गई थी। जब उसने अपने बेटे को इस रूप में देखा तो वह डर के मारे जोर से चीख पड़ी। उसकी चीख सुनकर पूरा गांव इकट्ठा हो गया। गांव वालों ने उसे इतना मारा कि वहीं उसकी मौत हो गई, लेकिन उसकी आत्मा चैन नहीं पा सकी। वो एक पिशाच बन गया। आज भी वो गांव के पेड़ों पर घूमता रहता है। इसीलिए कहा जाता है कि रात में खुले बालों के साथ बाहर मत जाओ। अब हम फिर से वर्तमान में लौटते हैं। लड़का खुले बालों में घूम रहा था, तभी उस पर उसी छोटे लड़के की पिशाच आत्मा की नजर पड़ती है। पेड़ से उतरते ही पिशाच एक भयानक डांस करता है। फिर वही घटना दोहराई जाती है। लड़का मारा जाता है और उसके बाल काट लिए जाते हैं, क्योंकि उस पिशाच को लंबे बालों से बेहद नफरत थी। अंतिम क्षण में, मरने से ठीक पहले, लड़का अपनी प्रेमिका को याद करता है। उसी वक्त दूर बैठी लड़की को अचानक हिचकी आने लगती है। बूढ़ी औरत लड़की से कहती है, बंगाली संस्कृति में हिचकी आने का मतलब होता है कि कोई तुम्हें याद कर रहा है। यहीं पर तीसरा एपिसोड खत्म हो जाता है। इस एपिसोड में हमने देखा कि कैसे अंधविश्वास जन्म लेते हैं। एक ही कहानी के अलग अलग वर्जन्स बन जाते हैं और लोग उसमें मिर्च मसाला लगाकर उसे और भी डरावना बना देते हैं। अब सवाल यह है, क्या आप इन चीजों में विश्वास करते हैं? हम बढ़ते हैं फाइनल एपिसोड की तरफ, जिसका नाम है निशरदाग, और इसकी शुरुआत होती है 2 छोटे बच्चों से।
जो समुद्र के किनारे प्लास्टिक कचरा इकट्ठा कर रहे होते हैं। उनमें से एक बिच्छी अपने दोस्त को चेतावनी देता है, अगर समुद्र के उस पार से कोई तुम्हें पुकारे तो उसकी तरफ देखना मत और जवाब बिल्कुल मत देना। लेकिन उसका दोस्त शायद यह ठीक से समझ नहीं पाता। थोड़ी देर बाद बिच्छी अपने दोस्त को पास बुलाता है क्योंकि वह अकेले डर रहा था। उसका दोस्त उसकी बात मानकर पास जाता है, पर तभी एक चौंकाने वाली घटना घटती है। हम देखते हैं कि असली बिच्छी पीछे से उसे पुकार रहा है। यानी जो बिच्छी उसके सामने खड़ा था वह असल में कोई और था। बंगाली लोक कथाओं में निशिरदाग एक कुख्यात शापित आत्मा होती है। कहा जाता है कि यह आधी रात को लोगों को 2 बार बुलाती है। अगर कोई इसका जवाब दे दे तो वह उसे अपने साथ ले जाती है। अब सीन बदलता है और हमें सुलेमान दिखता है, जो अपने दोस्त को निशिरदाग की कहानी सुनाता है। इस बातचीत से हमें पता चलता है कि सुलेमान की गर्लफ्रेंड लामिया हाल ही में गुजर चुकी थी और उसकी मौत ने उसे पूरी तरह तोड़ दिया था। सुलेमान बार बार लामिया के पुराने वीडियो देखता और उसकी यादों में खोया रहता। एक शाम जब वह समुद्र किनारे टहल रहा होता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे लामिया उसे पुकार रही हो। वह पीछे मुड़कर देखता है, पर फिर उसे एहसास होता है कि यह आवाज उसके ईयरफोन से आ रही थी, जिसे उसने कानों से निकाला नहीं था। सुलेमान शहर में हो रही रहस्यमयी गुमशुदगियों पर रिसर्च करने लगता है। उसे एक वीडियो मिलता है जिसमें कई बच्चों के अचानक गायब हो जाने की खबर थी। कुछ लोग कहते हैं कि इन्हें निशिरदाग ले गया, तो कुछ इसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला मानते हैं। रिसर्च के दौरान सुलेमान की एक सहकर्मी उसे बिच्छी के परिवार के बारे में बताती है। वह कहती है कि बिच्छी के परिवार के सभी लोग लापता हो गए थे और बिच्छी हमेशा अलग अलग कहानियां सुनाता था। उसकी कहानियों में हर बार कुछ बदलाव होते थे, जिससे लोगों को शक होने लगा कि वह सच्चाई छुपा रहा है। अब सुलेमान निशिरदाग का साबित करने के लिए कैमरा लेकर समुद्र किनारे जाता है। तभी उसकी मां का फोन आता है, जो उसे घर लौटने के लिए कहती है। लेकिन सुलेमान वापस नहीं जाना चाहता। उसकी मां उससे कहती है, जिस लड़की के लिए तुम दिन रात तड़प रहे हो वो अब जहन्नुम में है। अचानक सुलेमान को सामने लामिया खड़ी दिखती है, लेकिन जब वह कैमरे की स्क्रीन देखता है तो वहां कोई नहीं होता। वह लामिया को देखता ही रह जाता है और फिर लामिया उसे अपने पास बुलाती है। जैसे ही लामिया दूसरी बार पुकारती है, हमें एहसास होता है कि यह निशिरदाग की चाल थी। लामिया का चेहरा अचानक भयानक आकार में बदलने लगता है और फिर हमें दिखता है कि उसके गले में एक फंदा बंधा हुआ है। इस पल हमें पता चलता है कि लामिया की मौत का रहस्य खुद सुलेमान को भी नहीं पता था। वो कभी समझ ही नहीं पाया कि लामिया डिप्रेशन से जूझ रही थी। वह हमेशा अपने काम में उलझा रहा, उसकी परेशानियों को नजरअंदाज करता रहा और शायद यही वजह थी कि लामिया ने आत्महत्या कर ली। जैसे जैसे निशिरदाग अपनी असली पहचान उजागर करता है, सुलेमान खुद को खोता चला जाता है। अचानक वह खुद को पानी में डूबता हुआ पाता है। अगली सुबह बीच पर उसकी खोजबीन की जाती है। उसी समय बिच्छी को समुद्र की ओर जाते हुए देखा जाता है। जब सुलेमान के दोस्त उससे पूछते हैं, क्या तुमने सुलेमान को कल रात देखा था? बिच्छी जवाब देता है, हां, मैंने उसे बहुत बार पुकारा, लेकिन उसने मेरी बात सुनी ही नहीं और फिर वह पानी में चला गया। इसका मतलब यह था कि बिच्छी जिसे सुलेमान ने रात में देखा था, असली बिच्छी नहीं था, बल्कि निशिरदाग था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें और मूवीवर्स हिंदी को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन भी दबा देना ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जबरदस्त कहानी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए मूवीवर्स हिंदी।